हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, आज हम लोग डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट द्वारा रचित पढ़ने वाले हैं। साथियों, इंग्लिश में हम लोग इन्हें राइटर नहीं बोलते, इन्हें ऑथर नहीं बोलते। कविता लिखने वालों को हम कंपोजर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजर। तो इन्हें आप ऑथर और राइटर बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। जितने भी कवि हैं, जितने भी कविता लिखने वाले लोग हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? कंपोजर। COMPOSER। तो साथियों, इनका पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। आपकी किताब में दिया भी हुआ है, आप उसे पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। और इन्होंने लिखा हुआ है डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ के कण। तो साथियों, बर्फ के कण, इन्होंने जो इसका हेडिंग दिया हुआ, जो इसका टाइटल दिया हुआ है, तो ये टाइटल इन्होंने क्यों दिया? क्योंकि इसमें डस्ट ऑफ स्नो की बहुत ज़्यादा भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण उसने रोल अदा किया है। असल में होता क्या है कि ये जो कवि साहब है बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और दुखी होकर के कहीं जा रहे थे। रास्ते में बर्फीला स्थान मिलता है, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे बर्फ़ पड़ते हैं। वहाँ पर एक वृक्ष था, हेमलॉक ट्री। बहुत सारे वृक्ष थे, लेकिन ये जिस पेड़ के नीचे से गुजरते हैं उस वृक्ष का नाम था हेमलॉक ट्री। तो उस वृक्ष के नीचे जैसे ही ये पहुँचते हैं, वैसे उस वृक्ष पे एक कौवा आकर के बैठता है। अब चूंकि बर्फीला स्थान है, यानी वहाँ पर बर्फ पड़ता रहता है, तो वृक्षों पर बर्फ जमी थी। और जैसे ही ये वृक्ष के नीचे पहुँचते, वैसे ही वृक्ष पर एक कौवा आता है, और उस कौवे के बैठने की वजह से वहाँ से जो बर्फ के कण थे वृक्ष से, वो नीचे आकर के कवि साहब के ऊपर गिरते हैं। अब कवि साहब देखिए हैं दुखी। अब उनके ऊपर बर्फ के कण गिरे तो उन्हें और ज़्यादा दुखी होना चाहिए, परंतु वो दुखी नहीं हुए, बल्कि वो और ज़्यादा खुशमिजाज हो गए। बल्कि उनका मन की स्थिति क्या हुआ? वो बदल गया। तो कैसे कैसे ये होता है, उन्होंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। आइए हम इसको शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से मेरा निवेदन है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए लोग हों तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, पुराने लोग तो सब्सक्राइब किए ही होंगे, मुझे पूरा भरोसा अपने बच्चों पर। और सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए। आइए हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी, कहते हैं द वे, जिस प्रकार से, जिस तरह से, अ क्रो एक कौवा, सूक हिलाया, डाउन नीचे, ऑन मी मुझ पर, कहते हैं जिस प्रकार से एक कौवा हिलाया मुझ पर नीचे, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक वृक्ष से, कहते हैं जिस प्रकार से कौवा हेमलॉक वृक्ष से बर्फ के कण को हिला करके मेरे ऊपर नीचे गिराया, कहते हैं हैज़ गिवन माई हर्ट, उसने दे दिया, उस स्थिति ने दे दिया, माई हर्ट, मेरे मन को, अ चेंज ऑफ मूड, एक परिवर्तित दशा, ए चेंज, परिवर्तित, मूड यानी दशा, कहते हैं जिस प्रकार से कौवे ने हेमलॉक वृक्ष से हिला करके नीचे मुझ पर बर्फ के कण गिराए, कहते हैं उस बर्फ के कण के गिरने से, गिवन माई हर्ट, मेरे हृदय को दे दिया, ए चेंज ऑफ मूड, एक परिवर्तित दशा, कहते हैं उसके गिरने से मेरे मन की जो दशा थी वो कैसी होगी? वो परिवर्तित हो गई, वो बदल गई। एंड सेव्ड सम पार्ट, और बचा लिया, सम पार्ट, कुछ भाग को, ऑफ ए डे, उस दिन के, आई हैड रूट, जिसको मैं बर्बाद करने वाला था। जो बर्बाद हो गया उसको तो वापस नहीं ला सकते साथियों, लेकिन जब इनके मन की स्थिति बदल गई तो कहते हैं कि अब मैं दुखी नहीं रहूंगा, बल्कि अब पूरे दिन क्या रहूंगा? अब मैं पूरे दिन खुश रहूंगा। तो यहाँ पर फिर से देखते हैं, कहते हैं द वे अ क्रो, जिस प्रकार से कौवा, सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, जिस प्रकार से बर्फ के कण को हिलाकर मेरे ऊपर गिराया, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक वृक्ष से, कहते हैज़ गिवन माई हर्ट, उस बर्फ के कण के गिरने के परिणाम स्वरूप, कहते गिवन माई हर्ट, मेरे मन को दे दिया, अ चेंज ऑफ मूड, एक परिवर्तित दशा, अर्थात मेरे मन की स्थिति को बदल दिया, एंड सेव्ड सम पार्ट, और सेव्ड बचा लिया, सम पार्ट, कुछ भाग को, ऑफ ए डे, उस दिन के, आई हैड रूट, जिसको मैं बर्बाद करने वाला था। तो कहते हैं साथियों यहाँ पर कि अब मैं अपने आगे आने वाले दिन को मैं बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि अब मेरा मन कैसा हो गया? वो खुश हो गया था। तो साथियों, उनके कहने का मतलब ये है कि प्रकृति भी हमें बहुत पॉजिटिव तरीके से समझाना चाहती है, हमें हर मौके पर समझाती है, बताती है। प्रकृति अपने तरीके से हमें उदाहरण भी देती है, बस फ़र्क होता है कि हम लोगों को उसे समझना चाहिए। जिस प्रकार से कवि यहाँ दुखी था, उसके ऊपर बर्फ के कण गिरे तो उससे और ज़्यादा दुखी होना चाहिए, लेकिन वो दुखी न होकर के क्या हो गया? वो हैप्पी हो गया, वो खुश हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोगों को भी
दुख में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमारे साथ घटित हो जाती है उसको हम वापस सही तो नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले समय में हम लोग खुश रह करके आगे की चीज़ों को खुशी खुशी कर सकते हैं और हमें लड़ने की क्षमता भी खुशी खुशी मिलती है। इसलिए हम लोगों को दुखी नहीं रहना चाहिए। बहुत सारी बातें इसके माध्यम से आप लोग सीखेंगे। तो साथियों, इसी के साथ साथ मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को इसका राइमिंग स्कीम बता दिया जाए, कैसे राइमिंग स्कीम हम लोग बनाते हैं। तो राइमिंग स्कीम देखिए, यहाँ पर हम लोग लास्ट में जो लिखा हुआ है द वे अ क्रो, देखिए किसी भी लाइन के जो अंत का शब्द होता है उसी शब्द से हम लोग राइमिंग स्कीम बनाते हैं। तो यहाँ पर क्रो दिया है, क्रो मतलब आपको लास्ट में क्या मिलेगा, ओ। तो हम ओ के लिए क्या समझ लेते हैं, ए। हम ओ के लिए अभी जितनी भी जगह ओ आएगा उतनी जगह हम क्या मान लेते हैं, हम उतनी जगह मान लेंगे ए। अब देखो नीचे आ गया सूक डाउन ऑन मी, मी आ गया। अब मी तो ओ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या मिल गया, मी, यानी यहाँ पर आपको मिलेगा ई। तो यहाँ पर ई के लिए हम क्या समझ लेंगे, ई के लिए समझ लेते हैं बी। अब फिर से देखो हम नीचे आते द डस्ट ऑफ स्नो, तो यहाँ पर आपको फिर से क्या मिला, ओ मिल गया। अब अभी हमने ओ के लिए क्या माना हुआ था, ओ के लिए हमने माना हुआ था ए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से ए मान लेंगे। और अंतिम लाइन है पहले स्टांजा की, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब लास्ट में क्या मिला, ई। अब लास्ट में ई मिल गया, तो उसके लिए हमने क्या माना हुआ है, बी। तो यहाँ पर पहले स्टांजा का जो राइमिंग स्कीम होगा वो होगा ए बी ए बी। इसी प्रकार से अगला है हैज गिवन माई हार्ट, हार्ट है ना, आर्ट आ रहा है। तो आर्ट आपको यहाँ पर मिल गया, तो आर्ट के लिए हम लोग मान लेते हैं सी, क्योंकि ए बी हम लोग मान चुके हैं। अभी हमको क्या मिल रहा है, एक दूसरा ही शब्द मिल रहा है आर्ट, तो उसके लिए हम मान लेते हैं सी। ए चेंज ऑफ मूड, अभी आर्ट से ये अलग चीज हो गया, न तो ओ मिल रहा है, न तो मी मिल रहा है, और ना ही आर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग मूड, यहाँ पर उड आ गया, तो इसके लिए हम क्या मानते हैं, इसके लिए हम मान लेते हैं डी। अगले में आते हैं एंड सेव्ड सम पार्ट। अभी देखो हमने ऊपर हार्ट, हार्ट में हमको आर्ट मिला था, उसके लिए हमने सी माना था। यहाँ पर आपको मिल गया पार्ट, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, आर्ट मिल जाएगा, तो इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, सी। और इसी प्रकार से आफ्टर डे आई हैड रूड, रूड यहाँ पर क्या मिल गया, मूड और रूड मिल गया, तो हमने मूड के लिए क्या माना हुआ था, हमने डी माना हुआ, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा डी। तो इस प्रकार से हमारा जो राइमिंग स्कीम होता है वो होता है ए बी सी डी। तो चलिए साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख लिए होंगे। अब इसका मैं आपको स्टांजा वाइज क्वेश्चन कभी करवा दूंगा। उम्मीद है कि आप लोग खुद ही कर सकते हैं, इतने अच्छे आप लोग बच्चे हैं। और नहीं हो पाता तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको किसी दिन लाइव क्लास में इसको समझा दूंगा और बता भी दूंगा। तो चलिए साथियों, अब बारी है आपकी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबा करके इस ज्ञान को बांटिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।